मेरे सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी को हिंदी गद्य साहित्य की विविध विधाओं से परिचय कराऊंगा और साथ में ये जो नई गद्य विधाएं हैं इनमें क्या क्या अंतर है इनको भी आपके सामने पेश करूंगा। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर को। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको रेखा चित्र क्या होता है, संस्मरण क्या होता है, जीवनी क्या होती है, यात्रा वृत्तांत क्या होता है, रिपोर्टाज क्या होता है, इन सभी के बारे में बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर से। तो रेखा चित्र और संस्मरण जो है हिंदी साहित्य की नवीन विधाएं हैं। आपने कहानी, उपन्यास, नाटक इन सभी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन रेखा चित्र और संस्मरण क्या है इनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। और जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं वे परिचित हैं, लेकिन पूर्ण रूप से परिचित नहीं हो पाते। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को लाया है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले रेखा चित्र और संस्मरण को, दोनों को हम देखते जाएंगे। तो रेखा चित्र में आते हैं तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना या दृश्य इन सभी को देखकर इनका इस प्रकार से वर्णन किया जाए कि पाठक के मन पर उसका हूबहू चित्र बन जाता है। अर्थात जो लेखक होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य को देखकर उसका ऐसा हूबहू चित्रण करता है, ऐसा चित्रण करता है कि उस घटना का जो चित्र है, जो पढ़ने वाला है, पाठक है, उनके मन में उसका रेखा चित्र सा खिंच जाता है। तो और इस प्रकार का जो वर्णन होता है इसमें तटस्थता आवश्यक होती है। तटस्थता का अर्थ यह है कि जो चित्र इन्होंने खींचा है, अर्थात जिस प्रकार का इन्होंने वर्णन किया है, वह जो वर्णन है वो वास्तविक वर्णन होना चाहिए, न कि जो लेखक है उनके मन की उपज होनी चाहिए। उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए। तो रेखा चित्र को हम समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना आदि का जब कोई लेखक ऐसा वर्णन करता है कि जो पाठक है उसके मन में उस वर्णन का, उस दृश्य का चित्र सा खींच जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेखा चित्र कहते हैं। ठीक है। अब संस्मरण में आ जाते हैं। तो संस्मरण रेखा चित्र का विपरीत होता है, उल्टा होता है। तो हम देखते हैं कि इसके विपरीत जब लेखक अपने या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में जो बीती हुई घटनाएं हैं उसका दृश्य का स्मरण करता है और उसका वर्णन करता है, तो उसे हम संस्मरण कहते हैं। ठीक है। तो संस्मरण स्मरण से बना है ना। स्मरण अर्थात संस्मरण समझ सकते हैं। तो संस्मरण में क्या होता है? लेखक अपने जीवन में कोई भी बीती हुई घटना होती है ना, या कोई ऐसा दृश्य उसके साथ घटित होता है या उसने देखा रहता है, उसका जब वह वर्णन करता है तो उसे हम क्या करते हैं? संस्मरण कहते हैं। ठीक है। तो यह स्मरण को बताता है। आगे देखते हैं। रेखा चित्र जो है वह इसका वर्णन हूबहू होना आवश्यक है। अर्थात जो दृश्य जो है वह लेखक देखता है उसका हूबहू चित्रण होना चाहिए, लेकिन संस्मरण में उसका स्मृति के आधार पर लिखा जाना चाहिए। ठीक है। स्मृति अर्थात उसके दिमाग में जो भी दृश्य मौजूद है उसकी स्मृति में है, भूतकाल की जो घटनाएं घटी हुई है उन सभी को स्मृति के आधार पर जो लेखक है वह लिखता है, उसको हम संस्मरण कहते हैं। रेखा चित्र की बात करें तो एक अन्य बात यह भी है कि रेखा चित्र में लेखक का वर्णित घटना या व्यक्ति आदि के साथ निजी संबंध होना आवश्यक नहीं है। ठीक है। तो रेखा चित्र में जो लेखक है किसी भी व्यक्ति, घटना, स्थान के या वस्तु के बारे में बता रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि लेखक का
उस जो व्यक्ति, घटना, वस्तु, इन सभी से कोई निजी संबंध हो, यह जरूरी नहीं है। जबकि हम देखते हैं संस्मरण के लिए यह आवश्यक है कि जो लेखक है उसका किसी जो घटना वस्तु का जो संस्मरण लिख रहा है उसके जीवन को किसी भी प्रकार से उसने प्रभावित किया हो। अर्थात संस्मरण को देखने के लिए ज़रूरी है कि लेखक को वर्णित व्यक्ति या घटना आदि के साथ व्यक्तिगत संबंध रहा हो। तो रेखा चित्र में व्यक्तिगत संबंध नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत संबंध जरूर रहता है। इसके बाद हम देखते हैं रेखा चित्र अतीत का भी हो सकता है, वर्तमान का भी हो सकता है। यदि लेखक के मन में भविष्य में कोई भी चित्र है, भविष्य का भी चित्र है, तो उसका भी हो सकता है। तो जो रेखा चित्र है वह भूत, वर्तमान, भविष्य, इन तीनों कालों का हो सकता है। लेकिन जो संस्मरण है केवल और केवल अतीत का होता है, क्योंकि संस्मरण स्मरण से संबंधित है। और स्मरण किसका किया जाता है? जो भूतकाल में घटनाएं घटी है उनका स्मरण किया जाता है। तो वर्तमान या भविष्य में संस्मरण का लेखन नहीं होता, अतीत का ही हो सकता है। तो संस्मरण में लेखक इन्हीं तथ्यों का वर्णन करता है जो वास्तव में घटित हो चुके हैं और उससे अपनी कल्पना से कुछ भी जोड़ने की छूट नहीं है। ठीक है, तो संस्मरण में कोई भी कल्पना नहीं रहती और कुछ भी अपने से वह जोड़ नहीं सकता। रेखा चित्र में हम देखते हैं कि रेखा चित्र में कल्पना को लिखना ही नहीं है, कल्पना उसमें डालना ही नहीं है, ऐसा कोई बंधन नहीं है जिस प्रकार संस्मरण में है ना। तो रेखा चित्र में जो लेखक है वो अपने निजी व्यक्तित्व का जो रहता है इसका कोई महत्व नहीं होता। ये बात और ध्यान देने योग्य है कि जो रेखा चित्र होता है उसमें लेखक का निजी व्यक्तित्व का कोई जो घटना होती है उसका कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, जबकि संस्मरण में हम देखते हैं कि लेखक के निजी विचार किसी न किसी प्रकार से आ ही जाते हैं, क्योंकि लेखक का संबंध उसके अपने जीवन से होता है। जब हम रेखा चित्र को देखें तो रेखा चित्र को कम से कम शब्दों का उपयोग कर बात रखने की कला जो है वह रेखा चित्र में विशेष महत्व रखा जाता है और अनावश्यक विस्तार से रेखा चित्र को भोंडा बनाता है। अर्थात रेखा चित्र लिखते समय अनावश्यक बातों अर्थात वर्णनात्मक बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह रेखा चित्र के रूप को विकृत बना देगा। लेकिन संस्मरण में विस्तार ही संस्मरण की विशेषता है। प्रसंगों को याद करते समय लेखक उन्हें रुचिकर बनाकर प्रस्तुत करता है और कहानी कहने के लहजे का उपयोग करता है और इससे वर्णन में फैलाव आता है। इसके बाद रेखा चित्र में देखते हैं, रेखा चित्र में जो वर्णन है इतना सुगठित और प्रभावपूर्ण होना चाहिए कि उसका चित्र जो है वह पाठक के सामने उपस्थित हो जाए। अर्थात पाठक को पढ़ने से ऐसा लगे कि वह जो दृश्य है वह अपनी आँखों से ही देख रहा है। पाठक को ऐसा लगे कि किसी चित्रकार का बनाया हुआ चित्र आँखों के सामने है। शब्दों के द्वारा चित्र अंकित करने के इस गुण को चित्रात्मकता कहते हैं और चित्रात्मकता के कारण ही इसको रेखा चित्र कहा गया है। तो रेखा चित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? चित्रात्मकता। अर्थात हम वर्ड ऐसे पेश करते हैं कोई दृश्य को कि जो पाठक है उसके मन में वह चित्र उभर जाता है, इसी को चित्रात्मकता कहा जाता है। संस्मरण में देखते हैं तो संस्मरण में जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं रहती है जिसका स्मरण करके जो लेखक है वह लिखता है। तो अगर लेखक के जीवन में जो घटना घटी है उसको लिखेगा तो जीवनी के निकट चला जाएगा। अर्थात जीवनी में क्या होता है? जीवन से जो घटी हुई बातें रहती है जीवन में उसको लिखता है। तो संस्मरण में भी वैसे लिख रहा है। तो कभी कभी जो संस्मरण होता है जीवनी के जैसी प्रतीत होने लगती है और कभी कभी आत्मकथा जैसे लिखा जा सकता है। तो जीवनी आत्मकथा में अंदर क्या है? जीवनी अपने कोई जो लेखक है वह जीवनी कब लिखता है? कोई संबंधी से या किसी को जानता है उसके बारे में लिखता है जीवनी।
और आत्मकथा स्वयं के बारे में लिखता है। तो संस्मरण कभी कभी जीवनी और आत्मकथा का रूप ले लेता है। यदि लेखक अपने व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं को याद करता है तो यह आत्मकथा के निकट चला जाता है, और यदि अन्य व्यक्ति के साथ जो घटी घटनाएं हैं उसको याद करता है तो जीवनी के निकट चला जाता है, जो संस्मरण है। ठीक है, लेकिन हम संस्मरण को जीवनी और आत्मकथा नहीं कह सकते। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे आगे। अब हम रेखा चित्र में देखते हैं तो वास्तव में रेखा चित्रकार होता है अर्थात जो रेखा चित्र लिखता है उसका काम है कम शब्दों के द्वारा चित्रों की श्रृंखला प्रस्तुत करना। जबकि संस्मरण में हम देखते हैं, संस्मरण की मुख्य बात यह है कि इसमें जो लेखक रहता है वह किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का कोई पक्ष सामने अवश्य लाता है, और इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वह वर्णन इस प्रकार करता है किंतु बीती घटना को याद कर रहा होता है। ठीक है, तो संस्मरण में वह किसी पक्ष को सामने लाता है और ऐसे वर्णन करता है उस चीज़ का कि वह बीती बात को याद कर रहा है, तभी वह संस्मरण की श्रेणी में आएगा। नहीं तो कभी कभी वह जीवनी का रूप धारण कर लेगा और या कभी कभी वह आत्मकथा भी बन सकता है। तो ज़रूरी यह है संस्मरण में कि लेखक का लिखने की जो शैली हो वह ऐसी होनी चाहिए कि वह बीती घटना को याद कर कर लिख रहा है, ऐसा उसको पाठक को लगना चाहिए जब पाठक उसको पढ़ते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने रेखा चित्र और संस्मरण को बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझ लिया। अब हम आते हैं अन्य गद्य विधाओं में आत्मकथा और जीवनी की तरफ। ठीक है, तो आत्मकथा और जीवनी क्या होती है और आत्मकथा और जीवनी में भेद क्या क्या है, आत्मकथा जीवनी से कैसे अलग है, इन सभी चीज़ों को हम आगे देखेंगे। तो देखते हैं आत्मकथा और जीवनी को। आत्मकथा और जीवनी जो है वह एक दूसरे से मिलती जुलती विधाएं प्रतीत होती है, लेकिन फिर भी इन दोनों में भेद है। अब इनमें क्या भेद हैं? इनमें मुख्य अंतर यह है कि जहां आत्मकथा का लेखक अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है, आत्म मतलब खुद है ना, तो आत्मकथा मतलब खुद की कथा, तो इसमें लेखक अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है, और वहाँ जीवनी लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है। तो यही मुख्य अंतर है। आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने बारे में लिखेगा और जीवनी लेखन में जो लेखक है वह किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखी गई अपनी जीवनी आत्मकथा है, और इसके विपरीत जब कोई लेखक किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को काल क्रम के अनुसार रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जीवनी का अर्थ है उसके जीवन से जुड़ी हुई प्रमुख घटनाएं। तो लेखक जब अपनी जीवनी लिखेगा तब उसको आत्मकथा कहेंगे, और दूसरे की जीवनी लिखेगा तो वह जीवनी ही कहलाएगी। ठीक है, अब देखते हैं आत्मकथा का जो नायक है, आत्मकथा में जो नायक रहता है वह लेखक स्वयं होता है, जबकि जीवनी का जो नायक होता है वह लेखक स्वयं नहीं होकर कोई अन्य व्यक्ति होता है, और जिसके जीवन को आधार बनाकर जीवनी लिखी जाती है। ठीक है, आत्मकथा में हम देखते हैं तो आत्मकथा में जो लेखक है वह अपने बीते हुए जीवन पर दृष्टि डालता है कि उसका जो पिछला जीवन है वह कैसे बीता, और अपने अतीत का विश्लेषण करता है। इसलिए उसे बाहरी सामग्री की तलाश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसके जीवन से जो जुड़ी हुई घटनाएं हैं वह लिखने के लिए सामग्री बन जाती है, जबकि जीवनी लेखक के लिए बाहरी सामग्री की आवश्यकता होती है, क्योंकि दूसरे की जीवन के बारे में लिख रहा है तो उससे संबंधित जो घटनाएं हैं, जो सूचनाएं हैं, उसको प्राप्त करनी ही होगी। ठीक है, तो जीवनी लेखक जो है जिसकी जीवनी लिखना चाहता है या लिखता है, उसका यदि उससे निकट संपर्क हो तो यह और अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि उसको कंटेंट मिल जाता है, जिसको अच्छे से जानता है उसके बारे में वो अच्छे से लिख सकता है। यदि जो जीवनी से जुड़ा हुआ चरित्र नायक है
उसका जो है लेखक का निकट संपर्क न हो उससे, तो वह अपने चरित्र नायक के जीवन को की जो प्रामाणिक जानकारी है उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और इसके लिए वह अलग अलग स्रोतों का उपयोग करता है। वह संबंधित जो चरित्र नायक है, उसके जीवनी का जो नायक है, उसकी लिखित पुस्तकों के लेखों का प्रयोग करता है, उपयोग करता है। दूसरा, चरित्र नायक द्वारा लिखे गए डायरी, पत्र आदि को देखता है। चरित्र नायक के समकालीनों अर्थात उसके साथ में जो रहे हैं उनके जो संस्मरण हैं उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है और उन स्थानों के भ्रमण कर तथ्यों को तलाशता है और किसी अन्य स्रोत से प्राप्त जानकारी का सहारा लेता है। तो इस तरह से आत्मकथा में तो कंटेंट तलाशने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जीवनी में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कोई लेखक को। तो इस तरह से हमने आत्मकथा और जीवनी में अंतर देख लिया। अब हम देखते हैं आत्मकथा और जीवनी में समानताएं क्या है। तो इसमें कुछ समानताएं भी है जिसको हमें देखना चाहिए। तो आत्मकथा और जीवनी लिखने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति के जीवन की सभी घटनाएं ही ली जाए, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान रख लीजिए कि आत्मकथा और जीवनी अगर लिखा जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक की सभी घटनाएं ही लिखी जाए, है ना। यह ज़रूरी नहीं है। व्यक्ति के जीवन की सभी घटनाएं नहीं, इसमें हृदय को छूने वाली अथवा जिनमें जीवन का जो मोड़ है वह घटित हुआ है ना, जीवन को एक नया मोड़ देने वाली जो घटना है उसका समावेश आवश्यक होता है, ठीक है। आत्मकथा और जीवनी में जो चरित्र नायक होता है इसके जीवन की प्रामाणिक और तथ्यपरक जानकारी की अपेक्षा रहती है। आत्मकथा और जीवनी दोनों में रहती है, ठीक है। उसकी जो जानकारी है वो प्रामाणिक हो और तथ्यपरक हो। इसलिए कल्पना और कृत्रिमता के लिए जीवनी और आत्मकथा में कोई भी स्थान नहीं है। साहित्य के अन्य रूपों के समान हम देखते हैं कि जो आत्मकथा और जीवनी की शैली है वह भी प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। तो जिस प्रकार कहानी नाटक में जो लेखन शैली है वो प्रभावपूर्ण होता है, उसी प्रकार इनकी भी जो शैली है वो प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि जब प्रभावपूर्ण शैली में नहीं लिखा गया होगा तो जो पाठक है वह उसको बोरिंग महसूस होगा, है ना, नीरस लगेगा, तो वह पढ़ना नहीं चाहेगा। तो आत्मकथा और जीवनी की शैली भी प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। जीवन में जो घटित घटनाएं हैं इसका जो क्रम है, क्रम के अनुसार प्रयोग करना चाहिए, क्रमानुसार उन घटनाओं को लाना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें कि घटनाओं को उसी क्रम में लिखी जानी चाहिए जिस क्रम में वे घटी हुई हो, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने जीवनी और आत्मकथा के बारे में बहुत ही डिटेल में जान लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हम देख लेते हैं कि आत्मकथा जीवनी में एक और समानता क्या है। तो आत्मकथा जीवनी यदि प्रभावपूर्ण शैली में लिखी गई हो तो वे उपन्यास की भांति रोचक हो सकती है। तो कहने का यही अर्थ है प्रभावपूर्ण शैली में लिखा गया हो। अब हम देखते हैं दोस्तों एक और गद्य की शैली जिसका नाम है यात्रा वृत्त या यात्रा वृत्तांत, ठीक है। तो यात्रा वृत्त या यात्रा वृत्तांत क्या है। यात्रा वृत्तांत अर्थात लेखक कहीं गया था, कहीं किसी जगह की यात्रा की थी और उस यात्रा के बारे में वह लिखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यात्रा वृत्तांत बोलते हैं। सिंपल सी बात है ना। तो जब लेखक अपनी यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों का वर्णन करता है तो उसे यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य कहते हैं, ठीक है। तो लेखक जो है वह वर्ण विषय का वर्णन आत्मीयता तथा निजता के साथ करता है। जिस स्थान का वह वर्णन करता है उनके साथ उसका अर्थात लेखक का जुड़ाव होता है तथा उसके अपने जीवन संदर्भ भी उसमें आते हैं, ठीक है। तो यात्रा वृत्तांत जरूरी नहीं है, मतलब किसी दूसरे का यात्रा वृत्तांत न होकर लेखक स्वयं द्वारा की हुई यात्रा का वृत्तांत पेश करता है, ठीक है। तो यात्रा वृत्तांत लेखक से जुड़ा होता है।
आत्मीयता तथा निजता का यह गुण निबंध शैली की विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो यात्रा वृत्तांत है उसमें आत्मीयता और निजता का गुण भी रहना चाहिए, और यह जो आत्मीयता और निजता का गुण है यह निबंध शैली की भी विशेषता है। इसका मतलब यह नहीं कि जो यात्रा वृत्तांत हम लिख रहे हैं उसको हम निबंध में शामिल कर लें। ठीक है, उसमें कुछ अंतर भी है। जैसे कि तो यह नहीं कहा जा सकता कि यात्रा वृत्तांत का वर्णन प्रक्रिया निबंध जैसी होती है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो यात्रा वृत्तांत है वह निबंध जैसा होता है, लेकिन वह निबंध नहीं होता। क्यों निबंध नहीं होता? क्योंकि यात्रा वृत्तांत में सभी अर्थात किसी भी विषय का समावेश नहीं हो सकता, लेकिन निबंध में किसी भी विषय का समावेश हो सकता है। जबकि यात्रा वृत्तांत में केवल यात्रा से संबंधित जो विषय है उसका समावेश होगा, है ना। तो यात्रा वृत्तांत में यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों का वर्णन ही अपेक्षित होता है। यात्रा वृत्तांत के जो लेखक हैं वह अपनी यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों का वर्णन प्रायः स्मृति के आधार पर करता है। ठीक है, तो यात्रा वृत्तांत में देखते हैं कि जो लेखक है वह अपनी स्मृति, जो उसकी स्मृति में है, उसको याद करके उस यात्रा को जब उसने किया था तो उस यात्रा को याद करके यात्रा वृत्तांत लिखता है। और इसलिए किसी अच्छे यात्रा वृत्तांत में संस्मरण की भी प्रवृत्ति रहती है। तो संस्मरण की प्रवृत्ति क्यों रहती है? संस्मरण अर्थात स्मरण। संस्मरण में हमने देखा कि किसी चीज़ को याद करके वह लिखता है ना। तो यात्रा वृत्तांत में भी याद करके लिखता है, और कुछ कुछ इसमें संस्मरण की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि जो यात्रा वृत्तांत है और संस्मरण है प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन संस्मरण और यात्रा वृत्तांत दोनों भिन्न हैं, दोनों अलग अलग है। यात्रा वृत्तांत में समय तथा स्थान का उल्लेख अनिवार्य रूप से होता है, लेकिन संस्मरण में स्थान तथा समय का उल्लेख जो होता है वह अनिवार्य नहीं है। इसी कारण संस्मरण और यात्रा वृत्त या यात्रा वृत्तांत दोनों भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त यात्रा वृत्त या यात्रा वृत्तांत में यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों, दृश्यों अथवा घटनाओं से जुड़ी जो सामूहिक स्मृतियों का वर्णन होता है, जबकि संस्मरण में एक स्थायी और अमिट स्मृतियों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो एक और विशेषता यह है कि यात्रा वृत्तांत में जो भी उसने जगह देखा है, जो भी उसने दृश्य देखा है लेखक ने, उसका वो वर्णन करता है, लेकिन संस्मरण में हर चीज़ का वर्णन नहीं करता, हर चीज़ का स्मरण नहीं करता। संस्मरण में ऐसी चीज़ों का ही वर्णन किया जाता है लेखक द्वारा जो एक स्थायी, उसकी बुद्धि में स्थायी रूप से विद्यमान हो, और वह जो स्मृतियाँ होती है वह अमिट रूप में हो, उसका उसके जीवन में कुछ प्रभाव पड़ा हो, तभी वह उसको याद रख पाएगा। तो संस्मरण में अमिट स्मृतियों का वर्णन किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज बहुत ही डिटेल में साहित्य की गद्य विधाओं को देखा। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो आपके साथियों को शेयर कीजिए, और आप भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठाइए। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो के माध्यम से आप यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं, सेट की तैयारी कर सकते हैं। साथ में हिंदी ग्रामर का वीडियो बहुत सारा डाल दिया है मैंने, जिसमें हिंदी के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी भाषा आती है, इसकी भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम होते हैं इसकी भी तैयारी आसानी से कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आपको हिंदी साहित्य के किसी भी विषय में, हिंदी साहित्य के कोई भी विषय में आपको वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप मुझे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सोचे समझे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको लाने का, उस लेक्चर को बनाने का भरपूर प्रयास करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आप सभी अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।